हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्टडी धमाका पर। मेरा नाम है राधिका गोले और आज हम करते हैं प्राचीन भारत की शुरुआत। तो ये जो वीडियो है बीए प्रोग्राम, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, यूपीएससी, रेलवे और बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में काम आएगी। तो भारत का इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद होता है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग एवं सूत्र, बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जो प्रमुख जानकारियाँ हैं उनके बारे में आज हम वार्तालाप करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक जो फैला ये उपमहाद्वीप है। हमारा भारत कैसा है? उत्तर यानी ऊपर की तरफ जो हिमालय है, हिमालय है, नीचे तरफ यानी दक्षिण में समुद्र है। उस जो ये उपमहाद्वीप जो फैला हुआ है वो है भारतवर्ष, जिसे हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। और ये जो भारतवर्ष नाम है, भरतों का देश नाम है, वो कहाँ से आया है? महाकाव्य और पुराणों से आया है। और जो यहाँ के निवासी हैं उन्हें क्या बोला जाता है? भारतीय बोला जाता है, यानी भरत की संतान बोला जाता है। भरत जो है वो एक प्राचीन कबीले का नाम है। और प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या बोलते थे? जो प्राचीन यानी पिछले समय में जो भारत के निवासी थे उस टाइम पर, वो क्या बोलते थे अपने देश को? जम्बू द्वीप, यानी जामुन वृक्ष का द्वीप कहते थे। ठीक है। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। जो प्राचीन पिछले एंशियंट टाइम के जो ईरान के लोग थे उन्हें वो लोग इन्हें सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिससे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। और यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया था। ठीक है। और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जानने लगा। और यूनानी जो इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल यानी कि मिडीवल पीरियड में क्या हुआ? इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। तो ये जो शब्द है वो फारसी शब्द हिंदू से बना है, हिंदुस्तान, और यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। इंडिया क्यों कहने लगे? क्योंकि यूनानी भाषा के जो इंदे है उसके आधार पर अंग्रेज इसे क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण यानी नॉर्थ और साउथ 2 भागों में बांटती है। कौन बांटती है? विंध्य की पर्वत श्रृंखला। ठीक है। उत्तर में क्या है? इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है, यानी उस जगह पर ज़्यादा ये भाषाएं बोली जाती हैं। एक नोट है कि भारत की जनसंख्या का जो निर्माण है जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो ये है: प्रोटो एस्ट्रोलाइट, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशायड, निग्रोयड और मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि हम अच्छे से पढ़ सके। ये हम लोगों ने बांटा है, यानी कि जो पुरातात्विक हैं उन्होंने बांटा है। ये पहले के ज़माने के लोग हैं, उन्होंने वो बांट के नहीं गए थे कि ये भाई आप अगर पढ़ोगे आगे तो प्राचीन भारत यहाँ से पढ़ना, मध्य भारत यहाँ से पढ़ना और आधुनिक भारत यहाँ से पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं था। ये हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए कि हम अच्छे से क्लासीफाई कर पाएँ कि कहाँ से कहाँ तक जो है प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत कहाँ से कहाँ तक है, आधुनिक भारत कहाँ से कहाँ तक है। तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोगों ने ही बांटा है, 3 भागों में बांटा है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। तो सबसे पहले जो इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है, यानी किसने बांटा? सबसे ज़्यादा पहले जो 3 भागों में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, किसने बांटा? क्रिस्टोफ सेलियरस। ये कौन है? एक इतिहासकार है और इंग्लिश में भी स्पेलिंग लिखी है CHRISTOPH, ये सब पूरी लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारत। भागों में बांटा है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत की बात करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं वो क्या हैं? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? 4 स्रोतों से प्राप्त होती है, केवल 4 में। अब आगे उनकी भी आ जाएगी। तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से जो मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो ये है कि भारत का एक सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वो है वेद, यानी जो सबसे प्राचीन, सबसे पहले का, सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है वो है वेद, जिसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। ये थोड़े नाम अटपटे लेकिन आपको याद करने चाहिए, क्योंकि आपके अगर आप आंसर राइटिंग करते हो तो उस टाइम पर आपको क्या होगा कि प्रॉब्लम नहीं आएगी और देखने वाले पर एक अच्छा सा इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो होगा।
वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद क्या देता है? वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा जो है वेदों को नित्य और अपौरुषीय मानती है। जो वेद हैं वो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। अगर इन 4 वेदों को संकलित कर लिया जाए तो इन्हें क्या बोला जाएगा? संहिता। तो हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद में ऋचाओं मतलब मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं इसमें, और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि हैं, यानी कि जो मंत्र का उच्चारण करते हैं, इस वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उन्हें क्या बोला था? होत्र कहते हैं। और इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा ये रचित जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, विश्वामित्र द्वारा जो रचित है ये ऋग्वेद, उसके तीसरे मंडल में जो सूर्य देवता हैं वो सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गायत्री मंत्र कहाँ से है? तो गायत्री मंत्र पहली बात विश्वामित्र ने रचित किया है। किस में रचित किया है? ऋग्वेद में रचित किया है। और ऋग्वेद में कहाँ पर किया है? तीसरे मंडल में। किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ठीक है। खिल किसे कहते हैं? जो 8वें मंडल में, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हाथों से लिखित, हस्तलिखित यानी हाथों से लिखित ऋचाओं यानी मंत्रों को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। यानी कि जो चातुर्वर्णीय समाज की जो कल्पना है वो उसका जो स्रोत हमें कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है। जिसके अनुसार क्या है कि 4 वर्ण हैं। एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्या है? 4 वर्ण हैं। और जो कि पुरुष ब्रह्मा के क्रमश मुख, भुजाओं, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न हुआ है। आपने अगर 12th क्लास में भी, 11th क्लास में भी जो NCERT की बुक है उसमें भी लिख रखा है कि ये जो 4 वर्ण हैं वो किससे बने हैं? जो ब्रह्मा है उनके बलिदान से। मुख से क्या बने हैं? ब्राह्मण, यानी जो ब्रह्मा का मुख है उसका वो क्या बना है? ब्राह्मण। ठीक है। भुजाओं से बना है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय क्या करते हैं? उनका काम होता है लड़ाई करना। ब्राह्मण का काम होता है मंत्रों का उच्चारण करना, यज्ञ करवाना। वैश्य जो है जंघाओं से बने हैं, जो कि व्यापार वगैरह करते हैं। शूद्र जो है चरणों से बने हैं, चरणों से उत्पन्न हुए हैं। शूद्र जो है वो क्या करते हैं? जो ये 3 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी जो है नौकरी चाकरी जैसे हम बोल सकते हैं वो करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। अधन्य मतलब कि जो धन्य ना हो, वो अगर उसके पास गाय नहीं है तो वो अधन्य है। ठीक है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। धर्मसूत्र जो है 4 प्रमुख जातियों, एक तो स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में क्या करता है? बिल्कुल विभेद, बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट रूप से अलग। ठीक है। ईसा पूर्व एवं ईसवी वर्तमान में प्रचलित, वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम में जो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी ईसाई कैलेंडर, या फिर हम बोल सकते हैं जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीहा के जन्म वर्ष पर आधारित है। और ईसा मसीहा के जन्म के पहले के समय को हम क्या बोलते हैं? BC यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। ठीक है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, यानी कि 563 है, मतलब उल्टी दिशा में। उसके पहले इस तरीके से होती है। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। 4 वेद थे, ऋग्वेद का कंप्लीट हो गया हमारा। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए, मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं, यानी कि जो मंत्र और बलि का जो अनुपालन है, यानी जिसमें भी नियम, जो ये मंत्र और बलि के नियम हैं वो सब किस में है? यजुर्वेद के अंदर है। और जो इसका पाठ करता है उसे अथर्वयु कहते हैं। जैसे ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहते थे, ऐसे यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का जो संकलन है वो मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। और ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, यानी कि गद्य और पद्य दोनों खंड होते हैं, उनमें दोनों में है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सामवेद। ये हो गया तीसरा वेद। साम मतलब गाना। ठीक है। गान
साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, और इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाव यानी मंत्रों का संकलन है, यानी यज्ञ के टाइम पर जो मंत्र होते थे वो। ऐसी अथर्ववेद है। अथर्ववेद इतना टिपिकल नहीं है, लेकिन इसमें एक बात बहुत मेन है कि जो प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं वो सभा और समिति इसी के अंदर है, और वेदों का जो भी शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एक जीवी शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है, ठीक है। ये सब इसके अंदर मतलब थोड़ा मेन आ जाता है। और जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद, और सबसे लास्ट का जो वेद है वो अथर्ववेद है। इसलिए अथर्ववेद को इतना वो मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। अगर आपको पढ़ना है तो आप उसे स्क्रीनशॉट ले सकते थे, ठीक है। आप वीडियो को रिमाइंड करके ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात यानी सभा और समिति, संहिता यानी कि जो 4 वेद है उनका संकलन के बाद ब्राह्मणों, अरण्यकों, उपनिषदों का स्थान है, ठीक है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन यानी उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अंदर जो 4 थे, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद और ऋग्वेद, इनके जो ऋषि हैं उनको लिखा हुआ है गोपथ, जैसे अथर्ववेद का गोपथ था। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकय, कोरु, पंचाल, कौशल, विदय आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या जो है वो कितनी है? 108। ये पूछा जा सकता है कि उपनिषदों की कितनी संख्या है? वो है 108, और जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक जो सबसे गिरी हुई स्थिति है वो मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष माना जाता है। पुराण, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध विवरण है हमें कहाँ से मिलता है? पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता जो है लोमहर्ष, यानी इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं, और इनकी जो संख्या है, पुराण की संख्या कितनी? 18, जिनमें से जो 5 हैं मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है, ठीक है। अधिकतर पुराण सरल और संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। ज़्यादातर जो पुराण है वो संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्री और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे, यानी पढ़ने की अनुमति नहीं है लेकिन सुनने की अनुमति थी। पुराणों का जो पाठ है वो कौन करता था? पुजारी करते थे। कहाँ करते थे? मंदिरों में करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। पुराण जैसे विष्णु पुराण और उससे संबंधित वंश जो है वो है मौर्य वंश। मत्स्य पुराण से जो संबंधित वंश है वो है आंध्र सातवाहन, और वायु पुराण से जो संबंधित वंश है वो गुप्त वंश, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक बात और कि जो अगर आपको जो भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अगर आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखेंगे, जो भी कन्फ्यूज़न है सब कम्प्लीटली पूरी हो जाएगी, ठीक है। और जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा उसे स्क्रीनशॉट लीजिए, आप खुद पढ़कर फिर उसके बाद अपना बंद करिए और फिर उसके बाद अपने आप से लिखिए कि आपको क्या समझ में आया, ठीक है। तो इससे क्या होएगा कि आपको थोड़ा सा जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके माइंड में प्रॉब्लम होंगी, वो सब आपको दूर होती जाएगी, जिससे कि आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा। और वही नोट्स क्या होते हैं? नोट्स भी यही होते हैं, अगर हमने जो पढ़ा उसको हमें कितना याद है, कितना हम मेन लिख पा रहे हैं। अगर आपको वो मेन याद नहीं आ रहा है, मतलब याद आप लिख नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको अच्छे से फिर से देखने की ज़रूरत है, फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप यहीं पे पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद सीधा पेपर में लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखोगे नहीं जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर कब तक होगा, है ना। तो अब हम बात करते हैं बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक है जो उसमें बुद्ध की पूर्व जन्म यानी बुद्ध के जन्म से पहले की जो कहानी है वो वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है
वो है कथा वस्तु, और जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों यानी कि बहुत से जो कथा लिखने वाले लोग हैं उन्होंने वर्णित किया है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो है कल्पसूत्र से ज्ञात होता है हमें, ठीक है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स जो है, इस टाइम पर तो जो अलग है, लेकिन उस टाइम पर चाणक्य की जो मौर्य वंश के उस टाइम पर काल था, उस टाइम का पूरा इतिहास की हमें जानकारी मिलती है इनके अर्थशास्त्र के। किसके? एक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये 3 नाम एक ही व्यक्ति के हैं, ठीक है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा जो रचित पुस्तक है, कल्हण ने कौन सी पुस्तक लिखी है? वो है राजतरंगिणी, राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संख्या दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत यानी चचनामा जो है वो, उनके लेखक कौन थे? अली अहमद सुरक्षित हैं, ठीक है। अष्टाध्यायी यानी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक, क्या नाम है? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि। किसने लिखा है? पाणिनि। इससे मौर्य के पहले का इतिहास यानी मौर्य वंश के जो पहले के इतिहास है वो लिखा है, और मौर्य युग की राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। किसमें? जो पाणिनि की जो पुस्तक है संस्कृत भाषा व्याकरण की अष्टाध्यायी, उसमें लिपि शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। जो कात्यायन है उनकी जो गार्गी संहिता है वो क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन के आक्रमण है ना। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं यवन का जो आक्रमण है उसका उल्लेख, ठीक है। भारत में यवन राज्य विदेशी आक्रमणकारी जो जैसे आए हैं, जैसे इंडो ग्रीक आए हैं, फिर उसके बाद शक आए हैं, फिर पहलव आए हैं, फिर कुषाण आए हैं, ये क्रम है उनके आने के। तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। जो पतंजलि थे वो कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत है तो फील फ्री किस चीज़ के लिए? कमेंट करने के लिए कि आपको क्या समझ नहीं आया। वो मैं वीडियो बना के दूसरी समझा सकती हूँ, या फिर आपको कमेंट में ही साथ में बता दूँ। और आप ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं तो मेरे जो सब्सक्राइब है उसे सब्सक्राइब कीजिए पहले, और जो उसके साइड में बेल का आइकन आएगा उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि जो भी सारे नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंच सके। जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके, आपको सबसे पहले दिखे, जिससे कि क्या होगा कि आपका फ़ायदा होगा कि आप पढ़ पाएंगे। फ्री में जो आपको मिल रहा है उसे तो गेन कर ही सकते हैं, है ना। तो बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य के हमने ये पढ़ लिया है। इसमें जो मेन शब्द है जैसे कथा वस्तु, कल्पसूत्र, राजतरंगिणी, चचनामा, पाणिनि, इन सबको थोड़ा सा ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए। अब हम बात करते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी, यानी जो वहाँ जो विदेशी जो लोग थे, यात्री थे, ठीक है, जैसे लेखक थे, वो भी तो हमारे यहाँ आए ना, भारत में आए, तो उन्होंने क्या क्या देखा? तो यूनानी रोमन लेखक, तो पहले हम बात करते हैं यूनानी रोमन लेखक के। सबसे पहले टेसियस, यह ईरान का राजवैद था। कौन था? ईरान का राजवैद था। और भारत के संबंध में इसका जो विवरण है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक, यानी हम बोल सकते हैं ना अतिशयोक्ति अलंकार बात करते हैं, तो आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। हम इस पर जो भी उन्होंने लिखा है उस पर हम ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण उनका जो विवरण है वो है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हेरोडोटस। इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, नहीं, इतिहास का पिता बोला जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी ईरान के संबंध का वर्णन किया है। लेकिन परंतु इसका जो विवरण है वो अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। इनका भी जो विवरण है वो किस पर है? यानी सुनी सुनाई बातों पर, अफवाहों पर, है ना। जैसे हमारे यहाँ चलती है चोटी काट देते हैं रात में, ठीक है, सिलवट्टे में से कट कट की आवाज़ आती है, तो ऐसी अफवाहें जो है ना
उस टाइम पर भी थी, लेकिन उनकी थोड़ी अलग होती होगी, तो परंतु इसका जो विवरण है वो अनुश्रुतियों यानी सुनी सुनाई बातों और अफवाहों पर आधारित है। फिर आते हैं सिकंदर। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक हैं, उनका नाम है निरियाकस, आनेस्क्रिटस और आरिस्टोबुलस। ठीक है, ये थोड़े अटपटे नाम है लेकिन याद तो करने ही है। के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज यह जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन? जो मेगास्थनीज था वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और उसने अपनी जो पुस्तक है मेगास्थनीज की जो अपनी पुस्तक है उसका नाम है इंडिका, उसमें मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस जो है यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। कौन? डाइमेकस। ठीक है, अब आती है डायोनीसियस, ये भी रोमन के ही हैं सारे। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। फिर आता है टॉलमी जो है 7वें नंबर पे। इसने दूसरे शताब्दी में यानी सेकंड जो है उसमें भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? भारत का भूगोल। टॉलमी। किसने? टॉलमी। फिर आते हैं प्लिनी ने, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री है ना, प्राकृतिक इतिहास है ना, नामक इतिहास लिखी और इसमें भारतीय पशुओं और पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। यानी नेचुरल से ही पता लग रहा है किसने लिखी? प्लिनी। पिल जाता है हर चीज़ में। और भारतीय पशु यानी कि भारत के जो भी पशु है नेचुरल है, वो भी पेड़ पौधे वो नेचुरल, खनिज पदार्थ वो नेचुरल। तो ये जो नेचुरल चीज़ें हैं उनके बारे में हमें विवरण किस में मिलता है? नेचुरल हिस्ट्री में मिलता है, जो कि प्लिनी ने लिखी है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के जो लेखक है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं लिखी। ये इतना महान था जिसने पुस्तक तो लिखी, अपना नाम ही नहीं लिखा, तो क्या कर सकते हैं। अब थोड़ा पुस्तक तो लिखी डाल ही दें, जब उसने मेहनत करी है तो कोई बात नहीं। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस महाराज जी के लेखक को मतलब नाम ही नहीं पता है हमें इन लेखकों का। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो ये लेखक है वो करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, इतना हमें पता है। और इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों यानी कि जो व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। यानी बंदर क्या होते हैं? बंदरगाह क्या होते हैं? जो पोत होते हैं एक तरह से, जो कि सामान जो है व्यापार करने के लिए जल के किनारे लाया गया और आपस में दिया गया इस तरीके से लेन देन होता है ना, तो वो होता है कि बंदरगाह पर होता है ये सब चीज़ें। ठीक है, ये तो सारे हो गए थे हमारे यूनानी रोमन जो भी हैं सारे लेखक थे। डायोनीसियस, टॉलमी, प्लिनी, हेरोडोटस अभी बताया था, जो कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, और ये जो मेन चीज़ें हैं वो आप अपने थोड़ा माइंड में रखें। और आगे अब चलते हैं हम चीनी लेखक के बारे में पढ़ते हैं हम। फाहियान जो है चीनी लेखक थे, जो चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। जो फाहियान था वो कहाँ पर आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में एमपी यानी मध्य प्रदेश के जो समाज है, संस्कृति है, उसके बारे में बताया। इसने मध्य प्रदेश की जो जनता है उसको सूखी और समृद्ध बताया है। क्या बोला है कि इसकी जो मध्य प्रदेश की जो जनता है यानी लोग हैं वो कैसे हैं? सूखे हैं, समृद्ध हैं। ठीक है, यह 14 वर्षों तक भारत में रहा है। जो फाहियान है वो भारत में कब तक रहा है? 14 ईयर्स वो भारत के अंदर रहा है। फिर 14 ईयर्स सोचो, आप बच्चे थे 14 साल तक आ गए तो 14 साल मायने रखते हैं ना। अब बात करते हैं संयुगन भी चीनी लेखक थे। ये जो कि 518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। उन्होंने क्या किया? 518 ईस्वी में भारत आए और उन्होंने 3 वर्ष लगाए और यात्रा की और बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। यानी जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में उन्होंने जो जानकारियाँ हैं वो क्या करी? प्राप्त की। ठीक है, फिर होते हैं ह्वेनसांग। जो ये हैं वो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए और ह्वेनसांग जो है 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया उन्होंने। और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद उन्होंने सबसे पहले भारतीय राज्य
कपिशा पहुंचकर भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। मतलब चीन से आया, कब आया? 629 ईस्वी में। 1 वर्ष पूरा मतलब कि यात्रा की, फिर 15 वर्ष ठहरे और फिर उसके बाद 645 ईस्वी में फिर वापस चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। क्यों आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, बौद्ध ग्रंथों को यहाँ से ले जाने के लिए। इसका भ्रमण जो है वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया। हर्षकालीन यानी जो हर्षवर्धन का ही तो युग था उस टाइम पर, तो उसके बारे में बताया। इसके अनुसार जो है सिंध का राजा कौन था? शूद्र था। वेनसांग ने बुद्ध की जो प्रतिमा है उसके साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है। ठीक है, वेनसांग के जो अध्ययन है उसके में समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। जो ये नालंदा विश्वविद्यालय है वो किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि फेमस होता है ना, जैसे कि किसी भी जगह का कुछ ना कुछ तो फेमस ही होगा, है ना। तो ऐसी विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। फिर आते हैं इत्सिंग, जो कि 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आते हैं। कब आते हैं? 7वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, और इसने अपने विवरण में जो है नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि जो बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्धि है जिस विश्वविद्यालय की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का उन्होंने क्या किया है? वर्णन किया है। तो ये तो चीनी लेखक जिनमें सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है मेन होते हैं फाहियान और वेनसांग। इनका मतलब अच्छे से आपको कर लेना है। एक तो कि फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है और मध्य प्रदेश की जो जनता है उसको सूखी और समृद्ध बताया है। ठीक है, और ये कब तक रहा? 14 वर्ष तक रहा। वेनसांग के बारे में बताना कि जो हेनसांग है वो हर्षवर्धन के काल में आया था। हेनसांग जो है 629 ईस्वी में चीन से आया था और फिर 645 ईस्वी में 15 वर्ष तक ठहर कर और 1 साल का भ्रमण कर भारत का फिर वापस चीन में लौट गया। और उसने जो बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें थोड़ा सा अध्ययन किया और भारत से बौद्ध ग्रंथों को थोड़ा सा मतलब एकत्र करके ले गया था। ठीक है, अब आते हैं हमारे अरबी लेखक अल बरूनी। जो अरबी लेखक है उनका नाम है अल बरूनी, जो कि यह जो है महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। महमूद गजनबी जो आप पता ही होगा वो, लेकिन थोड़ा म्यूचुअल पीरियड में आ जाएगा। ठीक है, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये जो है अल बरूनी वो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। और अल बरूनी ख्वारिज़्म और खीव जो आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति यानी उन्होंने एक अरबी भाषा है उसके अंदर एक लिखा है जो कि किताबुल हिंद या फिर हम बोल सकते हैं तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, इसको हम ट्रांसलेट करके बोलते हैं भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि अल बरूनी के जो है उसने ऐसा लिखा है कि हमारे जो आज के इतिहासकार हैं वो उससे थोड़ा सा हम उससे देख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं, उससे थोड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो क्या है? एक स्रोत है हमारे लिए इतिहासकारों के लिए, हम भारतीयों के लिए, क्योंकि उसके अंदर क्या है? भारत की खोज का विवरण है ना। किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, ये हम एक ही नाम है लेकिन थोड़ा अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। यह एक विस्तृत ग्रंथ है, बहुत लंबा ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भाड़दौड़ और मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। ये आपको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, मतलब इतना ब्रीफ कोई नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि आप किसी का भी आंसर कोई पूछे तो आपकी जुबान पे होना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये है ना। तो इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अल बरूनी जो है वो है महमूद गजनबी के साथ आया था। अल बरूनी जो है उन्होंने किताब लिखी है किताबुल हिंद या फिर हम बोल सकते हैं तहकीक हिंद या भारत की खोज, जिसमें बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसके अंदर 80 अध्याय हैं जो विभाजित हो रखा है 80 अध्यायों में। ठीक है, इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी लेखक में लिखा गया जो रहला, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक